अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी डेटाबेस क्यूरी बिल्डर के ऊपर और इसी डिस्कशन को हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। और मेरी रिकमेंडेशंस एक बार फिर यही है कि आप पहले मेरी पिछली वीडियो को लाजमी देख लें ताकि आपको आज के लेक्चर्स की समझ आ जाए। अदरवाइज मैं इसके अंदर भी आपको बेसिक स्टार्टअप आइडियाज़ ज़रूर दूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम एग्रीगेट वैल्यूज़ डेटाबेस से कैसे लेकर आ सकते हैं। अगर किसी रिकॉर्ड की एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को डेटाबेस में चेक करना है तो उसके लिए लारावेल हमें कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अपने डेटाबेस क्वेरी बिल्डर के अंदर सिलेक्ट के क्लास को कैसे यूज़ करेंगे, सिलेक्ट के क्लास के अंदर अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो नए कॉलम्स कैसे ऐड करेंगे, और फाइनली किसी डेटाबेस टेबल से डिस्टिंक्ट वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि हम क्यूरी बिल्डर को इनिशियली यूज़ करते हुए हम सिर्फ क्यूरीज को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और उनके रिजल्ट्स को ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। हम अभी अपने डाटा को व्यू में या व्यू से डाटा को रिसीव करके क्यूरी बिल्डर के थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक कंट्रोलर की, और ये कंट्रोलर हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर क्रिएट किया हुआ है और उसी कंट्रोलर को हम आगे लेके चलेंगे, दैट वाज डीबी कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर के अंदर हमने एक डीबी क्यूरी का फंक्शन लिखा था और ये हमारा लास्ट फंक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अब आज हमने कुछ नए फंक्शनलिटीज ऐड करनी है। दूसरी चीज़ हमने की थी, जब हम डीबी कंट्रोलर डीबी क्यूरी बिल्डर को यूज़ करेंगे तो हमको डेटाबेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए ये लाइन नंबर 6 के ऊपर मैंने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी है डेटाबेस को इंपोर्ट करने के लिए। हम इस वीडियो के अंदर मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम क्यूरी बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली हमने इस कंट्रोलर के लिए राउट डिफाइन किया था और राउट्स के लिए वेब डॉट पी के अंदर ये राउट लिखा हुआ है। हम डीबी कंट्रोलर में आते हैं और अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर हमने कोई एग्रीगेट फंक्शन चलाना है तो वो किस तरीके से हम चलाएंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं एम्प्लॉयज़ का काउंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो एम्प्लॉय काउंट इज इक्वल्स टू डीबी कॉलन कॉलन टेबल नेम में मेरा टेबल का नाम होगा दैट इज एम्प्लॉयज़, और उसके आगे मैं काउंट का फंक्शन लगा दूंगा। तो दिस फंक्शन विल रिटर्न द काउंट ऑफ records इन द एम्प्लॉयज टेबल। मैंने यहाँ पर एम्प काउंट, बल्कि हम यहाँ पर डेटा का वर्ड यूज़ कर लेते हैं ताकि हर दफ़ा हम उसी डेटा को यूज़ कर लें। सो डेटा मुझे रिटर्न होगा। अपने ब्राउज़र में जाके अब हम ज़रा इस चीज़ को चला के देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब मैं इसको चलाता हूँ तो डीबी के राउट पे इट रिटर्न्स मी द 14। हम डेटाबेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे डेटाबेस के अंदर भी 14 रो हैं। ये 16 नज़र आ रही हैं, दैट्स द रीज़न कि इसके अंदर से कुछ डाटा हम डिलीट कर चुके हैं। तो ये एम्प्लॉय आईडी का काउंट है, नॉट द रोज़ काउंट। तो ये 14 रोज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्स फाइंड कर सकें तो हम मैक्स और मिन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ किसका, हमारे यहाँ पर सैलरी है तो मैं सैलरी का मैक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो जब आप मैक्स का फंक्शन लिखेंगे और आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको मैक्स सैलरी 45,000 जो डेटाबेस में है वो रिटर्न हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप कोई किसी कॉलम की मिन वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ मिन फंक्शन, और जब आप इस फंक्शन को चलाएंगे और डेटाबेस में अपने यूआरएल को रिफ्रेश करेंगे सो यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन योर डेटाबेस टेबल। इसी तरीके से we can also find out the average salaries of the employee। तो मैंने एवरेज सैलरी के लिए एवीजी का फंक्शन यूज किया है। जब एवीजी के फंक्शन को लगाते हैं और फिर जब इसको रिफ्रेश करेंगे सो वी विल गेट द एवरेज सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज। इसी तरीके से जी हम अब जो मैंने पहले बात की कि हम सम का भी फंक्शन लगा के चेक कर लेते हैं कि मुझे टोटल जो सैलरीज हैं एम्प्लॉयज़ की उसका अगर सम रिटर्न हो जाए तो उसके लिए सम का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो वी विल गेट द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। ओके, जो मैं बात आपसे कर रहा था कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई एक रिकॉर्ड मेरी
डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उस केस के लिए हम इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, और इफ़ को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे। तो एग्जिस्ट्स और डजंट एग्जिस्ट दो फंक्शंस हैं जो मुझे बताते हैं कि कोई डेटा मेरी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो हम अब चलते हैं और इन इन चीज़ों को हम लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, और अगर हम लिखते हैं इफ़ कंडीशंस, तो इफ़ कंडीशन के अंदर फॉर एग्जांपल डीबी कोलन कोलन टेबल, टेबल का नाम, द नेम ऑफ द टेबल इज़ एम्प्लॉइज़, और एम्प्लॉइज़ की टेबल के अंदर हम किस रिकॉर्ड को चेक करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे किसी सिंगल रिकॉर्ड की एग्जिस्टेंस या सिंगल एंटिटी को चेक करना है, तो वेयर किसको चेक करना चाह रहे हैं, वो कॉलम नेम जिसके ऊपर मैंने चेक लगाना है। तो फॉर एग्जांपल यूज़र अंडरस्कोर नेम, और फिर यूज़र का नाम, फॉर एग्जांपल यूज़र का नेम है फजल, और और फिर इसके आगे हम यूज़ करेंगे एग्जिस्ट्स, एग्जिस्ट का फंक्शन। सो ये फंक्शन मुझे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। चूंकि मैंने इस सारी चीज को इफ कंडीशन के अंदर रखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यहाँ पर मैं एको करवा देता हूँ, यू वी कैन राइट सम ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर एको लिख रहा हूँ कि एम्प्लॉय एग्जिस्ट्स। मैंने सिर्फ मैसेज स्टेट दिया है, बाकी आपकी जो बिजनेस लॉजिक होगी आप वो इफ कंडीशन के अंदर करली ब्रेसेस को यूज करते हुए लगा सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको जाके अगर अपने डेटे को रिफ्रेश करेंगे, तो फजल के केस में अननोन यूजर नेम, सॉरी मेरे डेटाबेस के कॉलम का नाम गलत लिख दिया हमारा। एक्चुअली वी आर डीलिंग विद द एम्प्लॉय नेम, तो वी हैव टू डील विद द एम्प नेम। सो इसको रिफ्रेश कर लें, और सो एम्प्लॉय एग्जिस्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, और इसी तरीके से अगर ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो कुछ नहीं आएगा। सो वी कैन आल्सो मेक यूज ऑफ इफ, और इसके साथ में एल्स भी लिख सकता हूँ। और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं डजंट एग्जिस्ट। तो डजंट के लिए हम यूज करेंगे DOES, डजंट, और एग्जिस्ट का ई बड़ा होगा, ठीक है। तो फजल एग्जिस्ट करता है, फजल की जगह हम फजल 1 2 3 कर दिया है मैंने। तो और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगर ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो फजल 1 2 3 अगेन डजंट एग्जिस्ट। लेट मी चेक कि मेरा फंक्शन में क्या गड़बड़ है। सो इस फंक्शन में सिर्फ एग्जिस्ट है, सो दैट वाज अगेन अ टाइपो, डजंट एग्जिस्ट। और अब अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करूं, तो आई गेस वी विल गेट द वैल्यू एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमने रिकॉर्ड की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को चेक किया। अच्छा, ये ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे आपने किसी रिकॉर्ड की एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट कोई ऑपरेशन करना है, या नॉन एग्जिस्टेंस को ऑपरेशन करना है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, बात हमें हर दफ़ा तमाम कॉलम्स नहीं चाहिए होंगे, हमें समटाइम्स वी नीड सिलेक्टिव कॉलम्स। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें हर दफ़ा तमाम का तमाम डेटा नहीं चाहिए, हमें सिंगल रो चाहिए या हमें सिंगल कॉलम चाहिए था। लेकिन अब हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, तो फिर हम सिलेक्ट की क्लास को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एम्प इज इक्वल्स टू और डीबी कॉलन कॉलन टेबल, और टेबल के अंदर अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल, और नेम ऑफ द टेबल है एम्प्लॉइज। और फिर इसके आगे यू कैन स्पेसिफाई द सिलेक्ट क्लास, और सिलेक्ट के अंदर वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम, फॉर एग्जांपल एम्प नेम एंड rank, and then we have to call the get function. So ये function again मुझे सारे का सारा रिकॉर्ड दे देगा, और वो रिकॉर्ड हमने दे दिया है एम्प्लॉय को एज डॉलर डेटा, और इसको मैं एको करता हूँ डॉलर
डेटा और emp अंडरस्कोर नेम। सो एक ही वैल्यू को मैंने अभी मैंने एक ही उसको मैंने एक्सेस करने की कोशिश की है। सो मैं दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं वन बाई वन इसको एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। अदरवाइज करली ब्रेसेस को यूज़ करते हुए आप दो एको स्टेटमेंट लिख के या इसी के अंदर कनकैटिनेट करके इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो अगर मैं इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो और डिफरेंट कंट्रोल सेलेक्ट के स्पेलिंग आई गेस के कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली ये टाइपो अगेन वापस इसको अगर हम रिफ्रेश करें, सो वी हैव ऑल द वैल्यूज। तो मुझे नेम नज़र आ गया। अच्छा, दूसरा कॉलम जो मैंने एक्सेस किया है वो रैंक का है, तो मैं इस जगह रैंक भी लिख सकता हूँ। तो वो दोनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोनों वैल्यूज़ मुझे नज़र डेजिग्नेशन मुझे नज़र आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं तो हम बाज़ दफ़ा सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर कॉलम्स के एलियासेस भी डिफाइन करते हैं या उनको रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल रैंक को मैं डिफाइन कर देता हूँ एज डेजिग्नेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर रैंक की जगह जब मैं रैंक कहूँगा तो वो कहेगा कि रैंक एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने रैंक के लिए डेजिग्नेशन का वर्ड यूज़ किया है। तो अब मैं इसको डेजिग्नेशन के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब आप अगर इसको चलाएंगे तो आपको वही रिजल्ट सेट वापस मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब है कि सिलेक्ट की क्यूरी को यूज़ करते हुए हम कॉलम्स के एलियासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। और अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कोई सिलेक्ट की क्लास एग्जिस्ट करती है और आप उस सिलेक्ट की क्लास के अंदर कोई मज़ीद जो कॉलम्स है उसको ऐड करना चाह रहे हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास सिलेक्ट की क्लास यहाँ तक एग्जिस्ट करती थी जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम और रैंक जो है वो मौजूद थे। अब हम इसी के अंदर कुछ चीज़ ऐड करना चाहें तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डॉलर कोई नया नाम दे देता हूँ और इसको हम डॉलर क्यूरी कह देते हैं और मैं कह देता हूँ कि क्यूरी इज इक्वल्स टू डॉलर एम्प और एम्प के अंदर हम ऐड करेंगे ऐड सिलेक्ट और एक और मैंने कॉलम ऐड कर दिया दैट इज सैलरी और फिर इसके ऊपर हम गेट को कॉल करते हैं। तो अब चूंकि मैंने फाइनल मेरी जो है वो क्यूरी है तो मैं इस एम की जगह यहाँ पर QUERY क्यूरी यूज़ कर लेता हूँ और डेटा में डेजिग्नेशन की जगह डेजिग्नेशन को भी पहले गेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने ऐड किया कॉलम सैलरी उसको भी एक्सेस करके देख। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कोई तब्दीली नहीं आई क्योंकि मैंने डेजिग्नेशन को ही एक्सेस किया हुआ है। एंड सेकेंडली डेजिग्नेशन एम्प्लॉय में हमने जो नया कॉलम ऐड किया है दैट इज़ सैलरी। तो अब अगर इस डेजिग्नेशन की जगह हम सैलरी को यूज़ कर लें तो नो वी कैन एक्सेस सैलरी एज ए आउटपुट। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वी विल गेट ऑल द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, डिस्टिंक्ट मतलब है कि पूरी की पूरी रो दूसरी रो से डिस्टिंक्ट होगी। अगर कहीं डुप्लीकेशन होगी तो वो उस डुप्लीकेशन को इग्नोर कर देगा। इग्नोर करने से मेरी मुराद ये है कि वो उस डुप्लीकेटेड वैल्यू को इग्नोर कर देगा और उन दोनों का एक इंस्टेंस मुझे रिटर्न करेगा। सो पूरे पूरे रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। सो मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं एम के अंदर डीबी कॉलन कॉलन टेबल टेबल के अंदर अगेन मेरे टेबल का नाम दैट इज एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के ऊपर हम डिस्टिंक्ट कॉल कर रहे हैं और डिस्टिंक्ट के को फिर मैं कहता हूँ कि जी वो गेट का फंक्शन कॉल किया। सो फॉर ईच का लूप लगा के मैं डॉलर
emp as $data, और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको नाम दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको डेटाबेस की वैल्यूज़ दिखा दूंगा, या यहाँ पर हम यूज़र आईडी दिखा देता हूँ मैं आपको कि $emp_id, दैट इज़ एन इंडिकेशन कि हमारी चूँकि एम्प्लॉयज़ आईडी सबकी मुख्तलिफ है, तो आगे अगर डेटा कॉमन भी होगा तो वो मुझे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड के तौर पे ही नज़र आएगा। सो यहाँ पर मैं ब्रेक का टैग सिर्फ लगाने लगा हूँ इस वजह से कि मुझे रिजल्ट्स जो है वो अ, हर लाइन के अंदर नज़र आए, यानी एक सिंगल लाइन के अंदर कुछ मिक्स अप फॉर्म में नज़र ना आए। सो इसको अब रिफ्रेश करें। सो एम्प आईडीज इज प्रॉब्लम, क्या मसला किया हमने? यहाँ पे एक्चुअली हमने वी हैव टू मेक यूज ऑफ डेटा, so again it was typo again, then we refresh it, so I guess this time we will have the distinct values। तो ये distinct values है, इसका मतलब है जब मेरी प्राइमरी आईडी डिस्टिंक्ट होगी तो उसके आगे कहीं डुप्लीकेशन आ भी रही होगी तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट हो जाएगा। सो इसने मुझे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स रिटर्न किए हैं। डिस्टिंक्ट का फंक्शन हम किसी कॉलम के ऊपर भी लगाते हैं टू गेट द डिस्टिंक्ट वैल्यूज। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस किया है, और हमने इसके अलावा इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट को यूज़ किया, और सिलेक्ट की क्लास को हमने यूज़ किया है। एंड आई होप कि आपको ये बातें जो हमने आज की हैं इसकी भी समझ आई होगी, और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हमने इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस को डिस्कस करना है यूजिंग क्वेरी बिल्डर, और हमने जॉइंस के ऑपरेशंस को डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर रेज होता है बाय वाचिंग दिस वीडियो, या लारावेल के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।